Hello everyone. In this session, we will discuss about the concept of electrostatic unit. Let's discuss these concepts one by one in detail. So our first concept in this chapter in this unit is the charge. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं दे आर एट द रेस्ट। तो इन चार्जेस की वजह से ये चार्जेस क्या है, रेस्ट पे है। तो इन चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कितना पोटेंशियल जो है ये चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम सभी चीजें इस कंसेप्ट इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में कि जो चार्जेस जो है वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस यूनिट का। चार्जेस से ही तो फोर्सेस फाइंड होंगी, फोर्सेस की वजह से फिर आगे फील्ड भी देखेंगे, फील्ड से आगे हम पोटेंशियल भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्या होती है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, हमें ये पता ही नहीं ना ये कैसे बना है, इसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होती है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, और इसकी यूनिट जो होती है दैट इज कूलम, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। अब चार्जेस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो एक बात हमें जो याद रखनी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस मतलब जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या फिर एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा भी माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये हमें यूज कहाँ पे करेंगे, जब हम फोर्स फाइंड करते हैं चार्जेस के बीच में, वहां पे ये डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले जो चार्ज की प्रॉपर्टी है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चार्ज है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन ट्रांसफर ओनली। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बस चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या मतलब है
कि द चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब पहले हम डिस्कस करते हैं ये फंडामेंटल चार्ज क्या है। फंडामेंटल चार्ज मतलब द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently and it is equal to charge of electron। तो फंडामेंटल चार्ज मतलब वो चार्ज जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो कौन सा चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हम उसको ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा क्या है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, और वो किसके इक्वल है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने कि चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। तो अगर आपने किसी बॉडी का चार्ज लिखना है, मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि n इंटू ई। ये क्या है स्टेटमेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी 1 3 4 अप टू सो वन। डेफिनेशन में ही मेंशन है इंटेग्रल मल्टीपल। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको मिले कि चार्ज जो है बॉडी पे कितना है 1.5 ई, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटीग्रल चार्ज है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। और ये प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार्ज जो है वो टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो ये जो n है इसकी वैल्यूज कैसी आएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज ही आएंगी। और E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, इंटेग्रल मल्टीपल है ये E का। ये कभी भी हमें ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं मिलेगा कि जैसे 1.5 हो गया, 2.3 हो गया, 5.6, ऐसा चार्ज जो है वो नहीं मिलेगा हमें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी चार्जेस की, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्जेस कितने बड़े हैं Q1 Q2 Q3 Q4। अब पूछा जाए कि बताओ चार्ज ऑन बॉडी कितना होगा, तो चार्ज ऑन बॉडी कैसे फाइंड करेंगे हम, इट इज द सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट। कितने चार्जेस प्रेजेंट है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बॉडी पे कितना चार्ज है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको जर्नलाइज कर दें कि इफ देयर आर n charges in a body then टोटल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज, तो क्यू से कैसे डिनोट करेंगे, और क्या आ जाएगा सम ऑफ चार्जेस, n चार्जेस है तो अप टू सो ऑन क्यू है। तो ये हमें क्या शो कर रही है इक्वेशन की, जो चार्जेस है वो क्या है, एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। हम चार्ज के बारे में पढ़ तो रहे हैं, बट ये जो चार्ज है ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम चार्ज को। हम जैसे कोई हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ये न्यूट्रल है,
कोई ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सभी चार्जेस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बॉडी पे चार्ज कितना है? न्यूट्रल। तो अभी हम कह रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम ये जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन बॉडीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये तो न्यूट्रल है। तो इसके हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है बाय रबिंग। ठीक है, रबिंग से क्या होगा, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उसको रब कर दें, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब ऑन ईच अदर, तो क्या होगा, वन बॉडी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर बॉडी। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास दो बॉडीज थी, हमने इसको रब कर दिया, ठीक है, रब कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मान लो ये बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ये एक्सेप्ट करेगी बॉडी, ये एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिसने एक्सेप्ट कर लिए उसमें बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो जब हम रबिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और जो एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में हम क्या करेंगे, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी is placed near neutral body, the charge is induced on neutral body। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ये बात याद रखनी है। हमने क्या लिया, एक चार्ज बॉडी ली है, एक न्यूट्रल बॉडी ली है, दोनों को हमने क्या करना है, नजदीक रखना है बस, उनके बीच कोई भी फिजिकल कंटेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। कैसे, जैसे इसकी डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली मैंने, और यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल बॉडी है। तो जब मैं इसको थोड़ा सा नजदीक लेके जाऊंगी, हमने कंटेक्ट नहीं बनाना इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मतलब इसको इसके नजदीक लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जब हम इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये क्या करेगी, इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो जो यहाँ पे एटम्स है, इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपल्शन फील होगी इस साइड पे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे कि एक न्यूट्रल जो बॉडी थी वो क्या हो गई, न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल ही है, ये अभी चार्ज थोड़ी हुई है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, पोलराइज्ड हो गई है ये बॉडी, इट गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडी ही है अभी तक ये। फिर हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। ठीक है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो चार्ज है, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे इस चार्ज को। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है वो क्या है, एक कह लो ओशन है चार्जेस का। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारा जो चार्ज है ये अर्थ हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और बॉडी पे सिर्फ चार्ज कौन सा बचेगा अब, पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमें जो है वो मिल जाएगी। तो दिस विल बी द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये मेथड कौन सा है, बाय इंडक्शन। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है हमारे पास, बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी, दे आर इन द कंटेक्ट, here a charged body is in contact with neutral body, here यहाँ पे क्या होगा, there is a physical contact between two bodies। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, फिजिकल कंटेक्ट होगा। यहाँ पे इंडक्शन में फिजिकल कंटेक्ट नहीं था, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, तो ले लेते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसको न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में रख दिया, ये फिजिकल कांटेक्ट में रख दिया, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इनको कांटेक्ट में रख दिया। अब क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो सम इलेक्ट्रॉन्स गेट शेयर्ड बिटवीन बॉडीज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो जाएंगे तो बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थ्री डिफरेंट मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज बॉडी जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस, कि अगर हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट है, चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट पे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो चार्जेस रेस्ट पे ही रहेंगे, तो इनके बीच कितनी फोर्स लग रही है। जैसे मान लो ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है कोई। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। तो इनके बीच जो फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इनके मैग्नीट्यूड पे, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंसी शो करेगी, और इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर क्या है कि जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये तीन फैक्टर्स को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास रिलेशन आया फोर्स को कैलकुलेट करने का बिटवीन द टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स को फाइंड करने। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ।
इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच आर एट द रेस्ट। अब यहाँ पे k जो है वो क्या है, ये k जो है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में हम जो है k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि फ्री स्पेस में चार्जेस रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स क्या बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स कब मिलेगी, व्हेन द चार्जेस आर इन द फ्री स्पेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस which are at rest in the free space, ठीक है। अगर यही चार्जेस हम किसी मीडियम में रख दें तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में पड़े हैं चार्जेस, तो उनके बीच अगर फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन m क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम। तो जिस मीडियम में हमने चार्जेस रखे हैं उसमें हम एप्सिलॉन m की वैल्यू हमें गिवन होगी, वो यहाँ पे फिल करें। तो ये जो फोर्स आई है ये हमने क्या कैलकुलेट की, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म जो अभी सीखेंगे दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी इन द मीडियम, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। इनकी रेशो को एप्सिलॉन r बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया तो हमारी फोर्स कितने फैक्टर से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है जो फोर्स है इन द फ्री स्पेस वो कितनी होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम F फ्री स्पेस लिख रहे हैं ना, स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए S लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मीडियम में है, फोर्स इन मीडियम, तो यहाँ पे FM लिख देते हैं, M फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों फैक्टर, दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें देखना है कि कितना फोर्स जो है वो चेंज हो रही है। तो फ्री स्पेस वाली फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम में फोर्स जो है, फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फैक्टर्स कैंसिल हो गए, 4 पाई से 4 पाई। तो फ्री स्पेस और मीडियम के बीच हमें क्या मिला, एप्सिलॉन m बाई, और एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन r। तो अगर हमें मीडियम में पूछा जाए कि मीडियम में फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/एप्सिलॉन r टाइम्स Fs। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर मीडियम चेंज कर दे तो फोर्स कैसे चेंज होगी।
तो ये चीजें हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन एम फिल कर देंगे, रेशो फाइंड कर लेंगे, और ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये गिवन होगी रिलेटिव परमेबिलिटी। तो अगर मीडियम चेंज कर दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स डिक्रीज कर रही है, कितने फैक्टर से, 1/एप्सिलॉन आर से। तो क्या पता चला यहाँ से, फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1/एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये फ्री स्पेस की है ना, उसकी 1/एप्सिलॉन आर फैक्टर से डिक्रीज कर रही है मीडियम में फोर्स की वैल्यू। तो ये जो अभी तक कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें पता चल गया। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, जैसे ये हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये देखो, ये चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Q2 जब इस पे फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो ये किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास F12। तो ये इस तरह से हमारे पास लग रही है फोर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम, R21 वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो हमने Q1 पे फोर्स फाइंड करनी है इस Q2 की वजह से, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इस तरफ डायरेक्शन लगेगी फोर्स की। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, R21 वेक्टर। और ये जो R21 वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये डायरेक्शन ऐसे क्यों ली, क्योंकि Q2 की वजह से फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो डिस्टेंस भी इस तरफ से ही लेंगे। तो ये R21 वेक्टर आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो अगर हम फोर्स 1-2 की वैल्यू निकालें, वो क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक यूनिट वेक्टर लिख दें यहाँ पे, ये R21 क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर जो होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R21 को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। यूनिट वेक्टर के अगर लिखना हो, वो कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर इसी से बन रहा है ना, R21 यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका ले लेते हैं R है, हाँ, तो ये डिस्टेंस ही है ना, तो ये R मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, R ही तो आएगा। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं। F12 वेक्टर इज व्हाट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बन गया यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड, नीचे क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या बन गई, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म। अब एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, कि ये जो फोर्स है किसके अलोंग लग रही है, इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस को हमने ये ज्वाइन किया है, ये लाइन है, तो इसी के अलोंग तो फोर्स लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है। तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उस लाइन के अलोंग ही ये जो फोर्स की डायरेक्शन मिल रही है हमें। ठीक है, तो अगर हमें सेकेंड चार्ज पे फोर्स लिखनी हो, तो वो भी सिमिलर ही लिखेंगे। जैसे ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लेते हैं।
अब हमें लिखना है F21 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज टू Q2 ड्यू टू Q1। अब Q1 भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, किस तरफ, रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन हमें मिल गई F21 वेक्टर की। अब ये चार्ज जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये वेक्टर आ जाएगा डिस्टेंस R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से 2 तक डायरेक्शन है ना फोर्स की। तो हमारे पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या मिलेगा फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 कैप, क्योंकि 1 से 2 तक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ, ठीक है। तो ये R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर, ये क्या आ जाएगा R1 वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास होता है ना RAB वेक्टर, तो ये जो है जहां से ये वेक्टर खत्म हो रहा है, जैसे ये A से B तक जा रहे हैं, तो ये RB बनेगा। तो ये जो फाइनल पोजीशन होती है ना, ये पहले लिखते हैं हम RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। तो इसी तरह से R12 लिखा है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड R ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आई, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ और इस तरफ आ गया R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म। अब ये जो फोर्सेस थी F12 इट इज इक्वल टू F21 इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही मिलेगा, बट डायरेक्शन क्या मिलेगी, अपोजिट। ये देखो F21 इस तरफ थी, F12 इस तरफ लग रही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। सबसे पहले तो लिमिटेशन यही है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस समझते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे Q1 ऐसे पॉइंट से डिनोट किया, ये पॉइंट चार्जेस है, मतलब इनका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है चार्ज का, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है, ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास। इट कैन नॉट बी अप्लाई फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। जैसे ये हमारे पास कोई चार्ज ऐसे पूरे यहाँ पे सरफेस पे है इस पे, तो ये कैसा है, एक्सटेंडेड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज में क्या होता है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड चार्जेस पे अप्लाई नहीं होगी, जैसे ऐसा वाला चार्ज कोई है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड चार्ज। दूसरा, इट कैन अप्लाई फॉर चार्जेस एट रेस्ट, बोथ चार्जेस एट रेस्ट, अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तभी ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। या फिर वन चार्ज is at rest and other charge in motion, एक चार्ज रेस्ट पे है दूसरा मोशन में, तब भी ये अप्लाई हो सकता है, बट कांट अप्लाई इन केस व्हेन both charges are in motion। उस सिचुएशन में ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं। अब एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 Q3 4 5
6, ये चार्जेस पड़े हैं। लेट्स से एग्जांपल से करते हैं। अब हमसे पूछा जाए फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो इस पे फोर्स किसकी वजह से लगेगी? इस Q2 चार्ज की वजह से लगेगी, ठीक है, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये भी इसको रिपेल करेगा कुछ इस तरह। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, मतलब फर्स्ट चार्ज पे सभी चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगी, ठीक है। ये जैसे है 4, ठीक है, मान लो 4 इस तरफ लगा रहा है, F1 4, ये 5, ये F1 5 इस तरफ लग रही है, ये 6, ये F1 6 इस तरफ लग रही है। तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए इस Q1 चार्ज पे फोर्स कितनी है, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फिफ्थ चार्ज प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सिक्स चार्ज। तो ये टोटल फोर्स किस पे आई? इट इज ऑन द फोर्स फर्स्ट चार्ज। टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, कि अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करनी है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे, हमें वहां पे जो है टोटल जो फोर्स है उस चार्ज पे लग रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है, जैसे ये Q1 चार्ज यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस तरफ लग गई मान लो। अब यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज बड़ा है, तो ये जो तीसरा चार्ज होगा ना, इट डज नॉट इफेक्ट द force that acts on Q1 due to Q2, कि जो चार्ज 2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है उस पे ये थर्ड चार्ज कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे होगा क्या कि ये Q3 की वजह से भी यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगी। मतलब presence of this charge does not affect the force that is occurring between charge Q1 and Q। ये बात भी नोट करने वाली है। अगर यहाँ पे कोई और चार्ज आ जाए Q4, तो ये Q4 चार्ज जो है it does not affect the forces that act on Q1 due to Q2 and Q3, ठीक है, कि जो इस पे फोर्सेस लग रही हैं पहले से ही, ये जो है presence of this charge does not affect that force। तो इन फोर्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन यहाँ पे क्या होगा, ये खुद फोर्स लगाने लग जाएगा इस चार्ज पे। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू।